व्यक्ति चश्मे के द्वारा 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु को देख सकता है। उसके चश्मे की क्षमता इतनी है, वो कह देता है बिना चश्मे के कितनी दूरी पर रखी वस्तु को देख सकता है, बिना चश्मे के। चश्मे के द्वारा तो 20 पे देख रहे हैं, बिना चश्मे के कितनी दूरी पर देखेगा। तो दरअसल सबसे पहले हमें फोकस दूरी की जरूरत पड़ेगी, तो पहले देख लो। यह है b बराबर 2.5। हम यहाँ से f निकालेंगे, f बराबर 1/3। जो भी आएगा मीटर में आएगा। दशमलव के 0 बढ़ाया, फिर दशमलव के 0 बढ़ा दिया, 25 का माइनस के 0.4 मीटर। तो से इसमें गुणा कर देंगे, 40 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब व्यक्ति चश्मे के द्वारा तो 20 सेंटीमीटर देख पाता है, बिना चश्मे के कहाँ देख पाएगा। तो अब देखो इधर हम देखेंगे, ये है व्यक्ति चश्मे के द्वारा 20 सेंटीमीटर की वस्तु को देख पाता है। अतः यह है चश्मा दी दूरी, पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर पर बनाकर देता है। ये जो क्या व्यक्ति चश्मे के द्वारा 20 सेंटीमीटर की वस्तु देख पाता है। तो इस लेंस की खासियत ये है कि वस्तु कहीं भी रखी हो, जहाँ कहीं वस्तु रखी हो, वो उसे 20 सेंटीमीटर दूरी पर उसका प्रतिबिंब बना देता है, है ना। ये चश्मे की खासियत है, अगर कहीं भी रखा हो लेकिन वो उसे यहाँ ला दे देता है 20 सेंटीमीटर। क्या मतलब हुआ कि u बराबर जो है वो तो 20 रहेगा और वो b समान दूरी मानिए जो u का मान होगा तो पाएगा। अब f हमारे पास -40 फॉर्मूला में पता होता है, क्योंकि 1/f बराबर 1/2 ये मान निकालना है, फिर चले आएंगे 1/f प्लस 1/u बराबर 1/3 और 1/b बराबर 1/f प्लस 1/u। f की वैल्यू आ गई -40 ले लो, हो जाएगा ये 2 बराबर 40/3 कितने सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी होगी जिसका प्रतिबिंब बना आगे बनता होगा। बता लो कितने सवाल थे तुम्हारे इसमें जानकर। नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। देखो इधर नया चैप्टर, नई यूनिट स्टार्ट होती है तुम्हारी, वो ऑप्टिक्स खत्म हो गई है। ऑप्टिक्स जो प्रकाश से संबंधित था, अब ये तरंग चला है। हाँ जी तरंग, चैप्टर का नाम तरंग प्रकाश की, वेव ऑप्टिक्स कहते हैं इसे भी, मतलब प्रकाश और तरंग आपस में मिक्स होकर चलेंगे अब। और इसका अगला चैप्टर वो तरंग का ही है।
अब दरअसल ये समझो कि प्रकाश जो है वो हर किसी को पता है तरंग रूप में चलता है, लेकिन ऐसा पहले हुआ नहीं करता था, पहले ऐसा नहीं मानते थे। प्रकाश से संबंधित ये 5 घटनाएं होती हैं जो तुम्हारे 5 अलग अलग चैप्टर बन जाते हैं। पहले एक मिनट समझ लो, तुमने नाम थोड़े सुने हैं। पहला होता है परावर्तन, दूसरा होता है अपवर्तन, तीसरा होता है व्यतिकरण, चौथा होता है विवर्तन, और ये 5वीं घटना होती है ध्रुवण। ये 5 प्रकाशिक घटनाएं होती हैं तुम्हारी। अब ये 5 प्रकाशिक घटनाओं में से 2 घटनाएं तुमने पढ़ ली हैं, पहली वाली थोड़ी ना पढ़ी भले से, लेकिन प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन ये हो गया। ये दोनों और ये तीनों इसी चैप्टर में आ जाएंगे, लेकिन तीसरा जो है ये भी इस बार सिलेबस में है नहीं, लेकिन इसकी परिभाषा हम फिर भी लिखवाएंगे ध्रुवण की। व्यतिकरण मतलब निकाल दिया गया है। अब देखो उधर व्यतिकरण, व्यतिकरण क्या होता है? दरअसल ये परावर्तन अपवर्तन ये 5 घटनाएं थी। हुआ क्या है कि हर किसी को पता है कि प्रकाश जो है वो तरंग रूप में चलता है, सबको पता है प्रकाश में, लेकिन ऐसे ये घटना होती नहीं है। लगभग 1600 ईस्वी में, लगभग 1623 ईस्वी में न्यूटन ने एक सिद्धांत दिया, न्यूटन ने, कि प्रकाश जो है वो छोटे छोटे कणों के रूप में चलता है, कणों के रूप में चलता है, और उस सिद्धांत को कणिका सिद्धांत कहते हैं। ये न्यूटन ने दिया, और ये अवधारणा जो है वो लगभग 100-150 सालों तक ऐसी चलती रही, ऐसे प्रैक्टिकल होते रहे, सब कुछ ऐसे ही होता रहा। उसके बाद में लगभग 1801 में एक 1800 में नहीं, लगभग 1650 के आसपास ही एक वैज्ञानिक थे यंग, यंग से पहले हाइगेंस थे, हाइगेंस ने ये बताया कि भाई ये जो न्यूटन ने भी है ना 15-20 साल पहले बताया है कि भाई जो प्रकाश है वो छोटे छोटे कणों के रूप में चलता है ना, वो गलत है। प्रकाश जो है वो तरंगों के रूप में चलता है, समझिए, प्रकाश जो है वो तरंगों के रूप में चलता है। लेकिन समस्या ये थी कि उस टाइम पर न्यूटन के एक बात को कोई झुटलाने वाला कोई था नहीं। न्यूटन ने बोल दिया कि सूरज पश्चिम से निकलता है तो समझ लो, क्योंकि सबसे बड़े उस सदी के, छोटे उस एरिया के नहीं, उस सदी के पूरी दुनिया में जो सबसे बड़े वैज्ञानिक उस टाइम करंट में चल रहे थे वो न्यूटन थे। न्यूटन ने अगर जो बोल दे कि प्रकाश जो है वो मोटे मोटे पत्थरों के रूप में चलता है तो समझ लो चलता है। उसकी बात को नकारने वाला पूरी दुनिया में कोई नहीं था, समझ गए। तो जो न्यूटन ने बोल दिया वो बोल दिया। 1623 में जब न्यूटन ने बता दिया कि भाई प्रकाश कणों के रूप में चलता है, 1650 में आके इन्होंने बताया कि प्रकाश तरंग रूप में चलता है, इनकी किसी ने नहीं मानी, समझ गया जी। ना भाग जाता उल्टे सीधे सिद्धांत मत बता, न्यूटन से टक्कर लेगा मर जाएगा, पागल हो रहा है, कहाँ पंगे ले रहा है न्यूटन से, समझ गया जी। यहाँ तक कि न्यूटन के बहुत सारे सिद्धांत थे, बाद में लाप्लास ने भी कुछ सिद्धांत गलत किए थे, किसी ने पढ़ा हो जाता फर्स्ट ईयर में। तो लाप्लास के उसमें भी 100 साल तक मुकदमे चलते रहे थे, समझ गए। एक लारेंज थे, लारेंज से मुकदमेबाजी चलती रही थी न्यूटन की। जो अपकलन का श्रेय लारेंज को जाना चाहिए वो सब न्यूटन को चला जाता है गणित में, जितना भी मैथ में तुम्हारा। हाँ, लेग्रांजेस से भी बहुत सारे केस चले, मतलब न्यूटन से हर किसी का विवाद चला, लेकिन वो तब चला जब न्यूटन नहीं थे। क्यों? क्योंकि जब तक न्यूटन जिंदा रहे किसी ने उन पर जरा से मुंह उठाने की कोशिश नहीं की कि भाई इनका सिद्धांत गलत है, कोई भी वैज्ञानिक नहीं। सीधी सी बात है, ऑक्सफोर्ड के सबसे सीनियर प्रोफेसर और सबसे ज़्यादा खोज करने वाले, दूसरी बात फिजिक्स में छोड़ो, जितनी फिजिक्स में करी है उससे ज़्यादा मैथ में करी है, हर डिपार्टमेंट में टांग अड़ा रखी है उन्होंने, ठीक है जी। तो न्यूटन को हल्के मत लेना। ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिद्धांत सारे गलत दिए हैं, सही भी दिए हैं, बहुत अच्छे अच्छे काम भी किए हैं, लेकिन ग्रेविटी को तो सबको पता ही है क्या क्या है। तो फिलहाल हम उसमें न्यूटन की खोज पर नहीं जा रहे हैं, फिलहाल हम अपना जो टॉपिक पा रहे हैं उस पर चल रहे हैं। तो 1650 में हाइगेंस ने बताया प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है, किसी ने नहीं मानी। 1600 छोड़ो, 1600 पूरी खत्म हो गई, 50 साल ये खत्म हो गए, 1700 पूरा निकल गया, 150 साल हो गए, कोई बतेरा बेचारे चीख चीख के कहते रहे कि मान जो यार प्रकाश जो है वो इसमें चलता है तरंगों रूप में, कोई नहीं माने, ठीक है जी। फिर एक वैज्ञानिक आए यंग, इसी चैप्टर में पढ़ोगे तुम अभी। यंग ने एक नई घटना की खोज की और वो थी व्यतिकरण, कि प्रकाश एक ही तरंग आगे चलकर 2 तरंगों में टूट जाती है, उस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। और वो जो तरंग टूटती हैं उनकी आवृत्ति, उनके आयाम वगैरह लगभग समान होते हैं, और इससे डी स्लिट वगैरह से उन्होंने प्रयोग किए थे, वो अभी हम सब इस चैप्टर में पढ़ लेंगे। यंग ने प्रयोग किया। अब यंग ने जो प्रयोग किया तो वो जो न्यूटन के सिद्धांत लेकर प्रयोग कर रहे थे तो नहीं हो रहा था, यंग के सिद्धांत से अगर जो प्रयोग कर रहे थे तो हो जा रहा था, सॉरी हाइगेंस के सिद्धांत से कर रहे थे तो हो जा रहा था, न्यूटन के कणिका सिद्धांत से नहीं हो रहा था। तो इसलिए उन्होंने बोला कि भाई वो न्यूटन वाला सिद्धांत जो है वो ठीक ठाक नहीं है, हाइगेंस वाले ठीक है, मतलब एक गवाह मिल गया इन्हें, ठीक है, एक गवाह मिल गया, काम इनका थोड़ा सा चल गया, लेकिन मान्यता फिर भी नहीं मिली इन्हें। ये खोज की थी इन्होंने 1801 में, ठीक है।
फिर उसके बाद भी ना कोई मान्यता नहीं मिली। फिर उसके बाद आए वैज्ञानिक। अब जो वैज्ञानिक आए हैं ना, उन्हें टक्कर देने वाला कोई था नहीं, क्योंकि वो भी न्यूटन के बराबर टक्कर गए थे, समझ गए। उनके तो समीकरण से भी लोग डर जाते हैं। कौन? मैक्सवेल का साथ मिला इन्हें 1823 में, ठीक है जी। और मैक्सवेल ने, अब या तो हमारी सुन लो, अब अच्छा बेटा हम भी बता रहे हैं, पहले हमारी सुन लो, बाद में अपना बोलते रहना। हाँ देखो इधर हमारे, देखो इधर, जब जिंदा रहते हुए ना, जिंदा रहते हुए जब कोई कमी बताता है ना, तो जिसके अंदर कमी बता रहे हैं ना, एहसास नहीं होता। इस समय तुम लोगों में बताता रहता हूँ, तुम्हें एहसास नहीं होता, बाद में होगा, बाद में होगा। उस बंदे को सोचो कि उसने क्या किया होगा। 1650 में प्रयोग करके, 1650 में प्रयोग करके उसे पूरा 1700 फ्री में निकल गया। 1823 में जाकर उसे मान्यता मिली। 150 साल ये, 23 साल ये, लगभग पौने 200 साल बाद तो उसके नियम को मान्यता मिल रही है। तो जब हाथी खड़ा हो ना, हाथी खड़ा हो तो उससे पंगे लेने बेकार है, अपना साइड से काम निकालते रहो, समझ गए। बार बार तुम किसी सरकार से, किसी विधायक से, किसी मंत्री से आकर टकराने लगो तो उसमें कोई फायदा नहीं है, तुम्हारे सर फूटता रहेगा, उनको कुछ नहीं होना है, ठीक है। तो अब देखो इधर, ये काम ऐसा नहीं है, सुनो इधर, ये काम कभी तुम सोचोगे ये काम पहली बार हो रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। जो पहले से अवधारणा चल रही होती ना, जैसे पहले कोपरनिकस ने बोल दिया था कि भाई पृथ्वी जो है वो गोल गोल घूमती है सूर्य के चारों ओर, उठाए फांसी दे दी उसे, है ना, बहुत ज्यादा वैज्ञानिक की पहुंच बन रहा है। फिर कोपरनिकस के बाद में गैलीलियो ने बताया कि यार पृथ्वी घूम रही है, गैलीलियो को उठाकर जेल में डाल दिया, पूरी जिंदगी जेल में कट गई उनकी, समझ गए। तो अकलमंद आदमी जो होते हैं ना, वो डायरेक्ट पंगा नहीं लेते, वो साइड से अपनी कूटनीति लगाते हैं, जो कैपलन ने किया था, समझ गए जी। कैपलन ने कभी भी डायरेक्ट सरकार से टक्कर, पोप से जाकर नहीं बोला था। कोपरनिकस ने तो खोज की, दूरबीन में देखा, अब यार पृथ्वी घूम रही है, भाग के जाए, पोप से कह दी। वेटिकन सिटी के पोप, जो कि पूरे यूरोप संघ को कंट्रोल में रखते हैं, उनसे कहती भाई साहब ऐसा है, वो तुम्हारा ये जो पृथ्वी है ना, ये सूर्य के चारों घूमती है, सूर्य तो स्थिर रहता है। जबकि उनके धार्मिक ग्रंथों में लिखा हुआ था कि सूरज पूरब से निकलता है, पश्चिम की ओर छिप जाता है। उनका धार्मिक ग्रंथ जाकर झूठा कर दिया, उठाए उसे फांसी पर चढ़ा दिया उसी दिन और मारा अलग। ये होता है ऐसे इनका। अब बार बार नाम सुनते रहते हैं, गैलीलियो का दूरदर्शी, सारे ब्रह्मांड की खोज के कर्ता जो माना जाता है, ब्रह्मांड की जितनी भी ज्यादातर उत्पत्ति बताई है वो गैलीलियो ने बताई है। अब कोई गैलीलियो का अंतिम वो देखो कि साहब वो गैलीलियो का अंत कैसे हुआ, तो गैलीलियो ने भी जाकर पोप से कह दी कि साहब ऐसा पृथ्वी घूम रही है, उठाए उन्हें भी डाल दिया जेल में। फांसी तो ना हुई, क्योंकि अच्छे खासे मानवीय राजनीतिक वो थे, क्योंकि उसमें सभा में बैठते थे वो, तो एकदम से उन्हें फांसी तो ना दी, लेकिन सारी जिंदगी जेल में काट दिया उन्हें, तो वो सब अलग है। ऐसे इनमें था। अब हाइगेंस ने बोला, किसी ने नहीं सुनी, 100 साल नहीं सुनी, 150 साल, अब 150 साल तक जिंदा थोड़ा होंगे, लेकिन सपोर्टर तो मिल गया उन्हें। अब यंग ने बोलने के बाद मैक्सवेल आए, ठीक है जी। मैक्सवेल के बाद में अब तो जितने भी हार्ट टच वैज्ञानिक आ गए, वो हॉलवाच वैज्ञानिक आए, लेनार्ड आए, सब ने जितने भी प्रयोग करे थे, अगर वो तरंग मानते थे तो उनका प्रयोग संभव हो जाता था, कण मानते थे तो उनका प्रयोग संभव नहीं होता था। अरे अब एक और बात बता दूं, देखो इधर, ये अपने देश की बेइज्जती करने में लोगों को बहुत मजा आता है। एक बात मैं बता दूं तुम्हें, जब भी कभी कोई खोज करता किसी का नाम बताया, नहीं तुम पहली बार पूछ रहे हो, ऐसे जिन्हें पता कितनी बार पूछते रहते हैं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि भाई साहब 1600 में हमारे यहाँ लगभग फ्रेंच आ गए थे, जो फ्रांस से लोग आ गए थे। तो हमारा जो देश बार बार बोलते हैं ना कि 1600 में गुलाम हो गया था हमारा देश, ठीक है जी। डच आ गए थे, फ्रांसीसी आ गए थे और स्पेनिश आ गए थे यहाँ, ठीक है जी। अब 1700 में गुलाम हुआ, 1800 में जाकर तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई थी यहाँ, मतलब इंग्लैंड की कंपनी भी आ गई थी। अब जो हमारा देश भारत है ना, वो 1600 से लेकर 1947 तक इंग्लैंड माना जाता था। तो अब अपने आप में खुश ये होना कि अगर किसी वैज्ञानिक ने 1600 से और 1947 के बीच में अगर जो कोई खोज की है ना, तो वो इंडिया का भी है, इंडिया का भी है। न्यूटन ने 1623 में सारी खोजें की हैं, तो वो इंग्लैंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का नहीं है, वो इंडिया का भी है, क्योंकि सारा का सारा शासन एक माना जाता। अब तुम सोचोगे उत्तराखंड में हम रह रहे हैं, कोई उत्तर प्रदेश का वैज्ञानिक खोज करेगा तो माना तो इंडिया का जाएगा। हाँ, तो एक राज्य माना जाता था इंग्लैंड का, ये उपनिवेश था। किसी ने अगर जो थोड़े वो समाज विज्ञान पढ़े हो तो, ठीक है ना जी, ये उसी का आधिपत्य था। अब सुन लो इधर, अब कोई कहे अंडमान निकोबार द्वीप समूह,
अबे हमारे यहाँ से रास्ता थोड़ा है, हमारा देश तो यहाँ है, यहाँ को पानी का रास्ता है, यहाँ जाकर अंडमान निकोबार द्वीप है, इधर जाकर तुम्हारा कहीं लक्षद्वीप है, समझ लो। अब यहाँ इंडिया के शासन यहाँ दिल्ली में बैठे हैं, दिल्ली में शासन में बैठे हैं, अगर यहाँ कोई खोज करेगा ना अंडमान निकोबार में, तो वो इंडिया की खोज मानी जाएगी। ऐसे ही अब ऐसे ही यहाँ जाके, यहाँ हमारे पास ये एशिया वेशिया वगैरह, ये साउथ अफ्रीका आ गया, यहाँ अंध महासागर आ गया, यहाँ ये सब हमारे अटलांटिक महासागर कहते हैं, ये अमेरिका आ गया। अब सोचो इधर ये इंडिया है, ये हमारे पास जितना भी एशिया है, साउथ अफ्रीका तो है ही, इधर जाके हमारा ये इंग्लैंड है ऊपर जाके। अब यहाँ से यहाँ जाके इसमें शासन कर रहे हैं, तो भाई शासन कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, अगर वो यहाँ खोज कर रहे हैं तो यहाँ की भी मानी जाएगी। अब कोई गए हमारे रामानुज थे, रामानुज या और जितने भी वैज्ञानिक थे, जब वो जितनी भी खोज करते थे वो सारी सारी रिसर्च ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चली जाती थी, या वहाँ की दूसरी जितनी यूनिवर्सिटी हैं वो वहाँ चली जाती थी, और वहाँ के प्रकाश जो वहाँ के समाचार पत्र थे या वहाँ की न्यूज एजेंसी थी वो वहाँ जाकर प्रकाशित होती थी। ये मत सोचना कि हमारे यहाँ के वैज्ञानिक दंगा पतंगा थे। इंग्लैंड में जाके इंग्लिश में, इंग्लैंड के सबसे बड़े एग्जाम को, जो दुनिया का सबसे बड़ा एग्जाम वहाँ के लिए IAS माना जाता था, सुभाष चंद्र बोस ने पहले अटेम्प्ट में फर्स्ट डिवीजन से पास किया, सुभाष चंद्र बोस ने, समझ गए। जवाहरलाल नेहरू, जितने बड़े बड़े तुम नाम सुनते हो ना, जवाहरलाल नेहरू, कभी फोटो देखोगे ना उस टाइम के न्यूज के, तो जवाहरलाल नेहरू जितने भी नहीं है उनके पीछे पीछे घूमते थे। सुभाष चंद्र बोस के गले में मालाएं इतनी होती थी, गिनी नहीं जाती थी। ये थी क्योंकि वो IES छोड़ के आए थे वहां का, डायरेक्ट वहां से इस्तीफा देकर इंडिया में आए थे। सबसे बड़े नेता सुभाष चंद्र बोस थे। अब उनके साथ कैसे मारे गए, कैसे पता चला, या किसी को जलन की वजह से किसी ने मार दिया, या किसी ने उनका जो कद था वो ऊंचा होता जा रहा था, इसलिए उन्हें किसी ने मार दिया, वही साइड वाले अपनी राजनीति खेल खाल के मार दिया, या कहती भाई अंग्रेजों ने मार दिया। उनकी मौत का आज तक किसी को पता नहीं चला, वो रहस्य मौत है, समझ गए। तो कोई ये ना सोचे, या हमारे तुम समझो महात्मा गांधी अपना आप हवा में नहीं है, डायरेक्ट जाकर साउथ अफ्रीका का एग्जाम निकाल दे रहे हैं, वहां से बैरिस्टर बनकर आ रहे हैं, मजाक बात है। आज तक अभी तक जब से देश आजाद हुआ हमारे एरिया से तो कोई ना गया, लाखों करोड़ों की आबादी हमारे यहाँ भी, आज तक कोई जाकर दिखावे साउथ अफ्रीका का एक भी बैरिस्टर का एग्जाम पास करके दिखाते। तो उस टाइम के कभी तुम सोचो कि हमारे यहाँ के लोग बड़े बेकार नकारा थे, नकारा नहीं थे भाई साहब, थे, वैज्ञानिक भी थे। तो अब इधर अब ओ देखो, अंबेडकर वैज्ञानिक नहीं थे, समझ रहे हो जी, अंतर समझो, दार्शनिक थे, अंतर है वैज्ञानिक में दार्शनिक में। दार्शनिक का मतलब होता है जो समाज में कुरीतियां वगैरह होती हैं, समाज में जो गलत गतिविधियां होती हैं उनका विरोध करके उन्हें सही करना, समझ गए, वो दार्शनिक होते हैं। आ जाओ, अरे यार अब सुन भी लो जरा। वैज्ञानिकों से कहते हैं, सुनो उधर, अब जब बात आ रही, वैज्ञानिकों से कहते हैं कि जो ऑक्सफोर्ड के, सुनो उधर, ऑक्सफोर्ड के बड़े से बड़े प्रोफेसर जितने भी थे, नाम याद नहीं, हेनरी करके कुछ नाम है उनका, उनसे वो थ्योरम सोल्व नहीं हो रही थी, और हमारे यहाँ के रामानुज ने 5 थ्योरम 5 अलग अलग मेथड से सिद्ध करके उन्हें वापस भेज दी, पोस्ट करके, अल्लाह जो ढूंढ लो, उसी दिन बुला लिया ना यार, आजा भाई साहब तू हमारे यहाँ आके पढ़ा ले। ये था रामानुज, समझ गए। और वहां जाके उनकी थ्योरम उन्हीं के मेथड से, अलग अलग मेथड से बताते थे। उन्हें तो एक ही मेथड पता थे, वो अपने 5 मेथड अलग लगाते थे ना, देखो ऐसा भी हो सकती है, ऐसा भी हो सकती है, ऐसा भी हो सकती है। कभी पढ़ के देखो, पता चलता है बार बार। अब बार बार ये सोचे, अब तुम्हारे दिमाग में ये होता कि यार अगर जो कोई कलवा होता, भूरा होता, उसने खोज की होती तो हमारे यहाँ का था, है दिनेश, पप्पू, छोटू, मोटू, ऐसे नाम होते, हमारे यहाँ के थे। बेटा ऐसे नामों से मतलब नहीं होता है। अब यार या तो टॉपिक बाजो, अब देख लो इधर एक और बात बता देता हूं तुम्हें मैं बार बार। ये जितने बड़े वैज्ञानिक हो जाते हैं ना, ज्यादा बड़े वैज्ञानिक हो जाते हैं, तो इनका अपना एक सर्किल बन जाता है। उस सर्किल में गवर्नमेंट भी हाथ नहीं लगाती है, वो कहते हैं भाई हमारी रिसर्च चल रही है, पंगे मत लो, कुछ भी हो सकता है। तो वो उन्हें लगता है पता ना क्या कर दे। ये होता है जब बड़े बड़े खोज चल रही होती है ना, जब सोचो इसरो में अगर जो कोई रिसर्च चल रही है ना, तो जाकर कोई भी यहाँ का नेता या कोई भी बड़े से बड़ा मंत्री जब जाएगा ना, तो जाकर घुस नहीं सकता वहाँ, अथॉरिटी नहीं है उसे कि भाई तुम कोई सिविल या कोई नेता या कोई भी राजनेता या कोई बड़े से बड़ा सिक्योरिटी या कोई अधिकारी जाकर वहाँ पहुंच जाए। अब तुम सोचो यार हमारे मोदी पहुंच जाते हैं, मोदी पहुंच गए वो तुम्हें डायरेक्ट दिख रहे हैं, वहां से परमिशन कब से पहले ली होगी इसरो के अध्यक्ष से, वो बात की बात है, समझ गए। वो किसी को बैकग्राउंड नहीं पता होता, ऐसे जगह कोई नहीं घुस सकता, यहाँ तक कि कोई बड़े से बड़ा विदेशी एजेंसी तो बिल्कुल नहीं आ सकती। तो हर जगह कैसे होता है। अब एक और सुनो उधर, एक और तुमने सुना होगा पाइथागोरस, नाम सुना है? पाइथागोरस ने, अरे सुनो उधर, पाइथागोरस ने और थेल्स ने
दोनों अलग अलग नाम सुनोगे तुमने। खाई साहब पाइथागोरस, पाइथागोरस ने अपनी एक यूनिवर्सिटी बनाई थी, अपनी यूनिवर्सिटी बनाई थी एक, और उस यूनिवर्सिटी में नियम ये था कि अगर कोई उसमें प्रवेश करेगा, कोई भी बच्चा उसमें एडमिशन लेगा, तो भाई साहब बाहर नहीं जाएगा जब तक कि यहाँ से सारी चीज़ें कंप्लीट नहीं हो जाएंगी। मतलब कभी उसको सोचा घर चला जाएगा, नहीं, घर नहीं जा सकता। एक बार यूनिवर्सिटी में एंट्री हो गई, 10 साल 20 साल हो सकता, बहुत सारे बच्चे तो मर के निकलते थे वहाँ से। ठीक है जी। अब ये मत सोचना कि जो खोज करता था ना कोई भी बच्चा का, जो कोई नया नियम निकालता था, कोई नया सूत्र देता था, तो वो क्या कहते हैं उस बच्चे का माना जाता, नहीं, वो पाइथागोरस का माना जाता था। ऐसे न्यूटन का था। न्यूटन जब अपने अंडर में जितना भी सर्किल रखता था, अपने स्टूडेंट का सर्किल, तो जो भी कोई खोज करता था वो उस बच्चे के नाम से खोज नहीं होती थी, वो न्यूटन के नाम से खोज होती थी। जब उसमें इश्तिहार निकलता था या अखबार में, समाचार पत्र में, जब कोई नई खोज आती थी ना, कहाँ किसने की, न्यूटन ने की। अभी तुम नॉर्मल सी तुमने साइंस की भी 2 किताबें देखी हैं सिर्फ साइंस में, इंटर फर्स्ट ईयर, अभी साइंस तुमने ढंग से देखी नहीं है। जब आगे चल के एजुकेशन, साइंस वाली एजुकेशन लोगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि न्यूटन के मैथ में कितने लंबे लंबे फॉर्मूला आते हैं, न्यूटन का सूत्र अपने आप में अलग अलग आते हैं। न्यूटन जितने फिजिक्स में है इतने ही मैथ में है, हर किसी सब्जेक्ट में न्यूटन न्यूटन तुम्हें मिलेंगे। अब कोई कहीं ऐसे कैसे हो जा रहा है, तो ऐसे इसलिए हो जा रहा है क्योंकि उनका अपना बहुत बड़ा सर्किल था, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में रिसर्च चलती थी। अब कोई बच्चा का जो कोई नई खोज करके लेकर आ रहा है, तो भले से उसे मार मोड़ कर भगा दिया, डांट डोट कर भगा दिया, खोज अपने नाम से प्रकाशित हो रही है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, सब अलग अलग सर्किल होता है, तो ज़्यादा चक्कर मत पड़ो तुम किसी चीज़ की। ऐसा नहीं उन्होंने नहीं की, उन्होंने भी की है, लेकिन अगर चलो हम तो कह रहे हैं उस बच्चे ने नहीं की, लेकिन उसने आइडिया तो दे दिया। उसने सोचा साहब ये जो फॉर्मूला ऐसा ऐसा होगा, तो उसने थोड़ा बहुत कट पेस्ट करके, लो भाई साहब हाँ ये ऐसा होगा, जा तो जा, ये अब हमारा हो गया। हाँ जी। न्यूटन के टाइम पर कोई भी दूसरा ऐसा वैज्ञानिक था ही नहीं जिसने अपनी कोई खोज कर दी हो, क्योंकि या तो न्यूटन के अंडर में प्रैक्टिस करता था, और जब प्रैक्टिस करता था तो नाम न्यूटन का चलता है, बस इतना ही होता है। तो अपने जरा अब रहने दो, अब यहाँ आ जाओ, बहुत सारी चीज़ें हो गई। तो ये मत सोचना कि इंडिया में कोई वैज्ञानिक नहीं है, ये सारे इंडिया में ही आने रहे हैं। अच्छा टॉप पे चल रहे इंडिया में। अब टॉपिक पे आ जाओ यार, अब सुन तो लो एक मिनट। वैज्ञानिक नहीं है वो, ना ना ना, वैज्ञानिक ऐसे नहीं बनते, वहां से बनते हैं आईटी यार, पता नहीं। देखो भाई, हेड डालो तरंगाग्र। तुम लोग जब तक भजन नहीं होगा ना, तो गधे की तरह बोलते रहोगे। 8 बजे तरंग, हाँ जी, तुम्हारे लिए खोज। हाँ तुम देखो यार, जानवर जो इंसानों के बीच में कैसे रहते हैं, नहीं खोज अपने आप में, वो शकल देखकर उस हिसाब से वो याद आती है ना मिसाल भी। अब देखो इधर, इसमें लिखेंगे जब कोई तरंग किसी माध्यम में, जब कोई तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है, संचरित होती है, तो माध्यम में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ, तो माध्यम में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ माध्यम में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिस पर स्थित सभी कण, जिस पर स्थित सभी कण, जिस पर स्थित सभी कण सभी कण कंपन की समान कला में होते हैं, जिस पर स्थित सभी कण कंपन की समान कला में, कंपन की समान कला में होते हैं, तरंगाग्र कहलाता है। समान कला में होते हैं
तरंगाग्र कहलाता है। और तरंगाग्र के और तरंगाग्र के और तरंगाग्र के किसी बिंदु से पृष्ठ के लंबवत, तरंगाग्र के किसी बिंदु से पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा, पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा, तरंगाग्र के किसी बिंदु से पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा तरंगाग्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, तरंगाग्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। प्रदर्शित करती है। हेडिंग डाल देंगे तरंगाग्र के प्रकार। हाँ जी, हेडिंग तरंगाग्र प्रकार, और लिखना तरंगाग्र निम्नलिखित 3 प्रकार का होता है। पहला है गोलीय तरंगाग्र, दूसरा है बेलनाकार, और जी तीसरा है समतल। हेडिंग में डालना कोई सा भी, पहले तीनों लिख दो। निम्नलिखित को, यह निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। तुमने यह सिद्धांत पूरा नहीं होने दिया यार, समझना नहीं चाहते किसी चीज को। हाँ तेरे नहीं लो बस भजन। हाँ कहाँ पर नहीं पहुँचते हैं। समस्या ये नहीं है, समस्या ये है कि अगर तुम्हें ये ना बताया जाए कि हमारे इंडिया में भी बहुत सारे वैज्ञानिक हुए हैं, तो तुम लोग सोचते हैं कि इंडिया ने सिर्फ 0 दिया है। मतलब सुनो इधर, कोई कान में कहना आगा, उसके लिए किताबें पढ़नी पड़ती हैं, उसके लिए सर्च करना पड़ता है, उसके लिए गूगल है, यूट्यूब है। जितने गाने देखे हो तुम, अब या तो मुझसे ये ऐसी जीवनी सुन लो, या बायोग्राफी सुन लो, या अपने देश की खासियत सुन लो, या सब यार टॉपिक ही पढ़ लो। अब अगर तुम ये ऐसी चीज़ें सुनोगे, हाँ तो जब यूट्यूब सुनो इधर, 1.5 GB ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसके यहाँ 1.5 GB रिचार्ज ना आता हो रोज के रोज, और हो सकता है किसी का तो 3-3 4-4 आते हो। और बहुत सारे घर, अब सुनो, बहुत सारे घर ऐसे हैं जिनमें 1.5 GB भी कम पड़ जाता है, समझ गए। बहुत सारे घर ऐसे हैं। वो जो 1.5 GB है, 1.5 GB डेटा अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है। अगर तुम सिर्फ सर्च करते ना गूगल पे, तो अगले मुझे लगता है 1 महीने तक लगातार 1.5 GB डेटा खर्च नहीं कर सकते तुम सिर्फ सर्च में। लेकिन क्या करेंगे, गाना देखेंगे HD में, जो कि 1080 में चल रहा होगा, वो सारी MB वहां खत्म हो जाएंगी। देखो भाई जरा, देखते हैं ब्रेक के बाद। हाँ जी,
बनाओ ये चित्र बनाओ जरा। हाँ जी बनाना ये। कौन सी कहानी कैसे? अच्छा कहानी अगले हफ्ते देखेंगे। अरे हाँ बस ओ मैं बता रहा हूँ पहले से बनाओ। हाँ जी सारे बनाने हैं जितने भी हैं। तरंगाग्र बहुत वाले न लाएगा कोई ना पूछेगा। देखो सर मैं बता रहा हूँ तरंगाग्र होता क्या है पूछा था। बहुत सारों की मैक्सिमम हिम्मत पता है पूछने की, पता है कितनी होती है कि अपने साइड वाले कान में कह देते हैं क्या होता है तरंगाग्र, पता ना भी पूछेंगे। तो दोनों में बात रिलमिल हो गई, एक का वजन दोनों पर आधा आधा हो गया, पता किसी को नहीं चला कि तरंगाग्र होता क्या है। ठीक है ना जी। अब मैं बताता हूँ तरंगाग्र क्या होता है। तरंगाग्र कुछ नहीं होता है। ठीक है जी। तुमने शब्द नहीं सुना, एक काल्पनिक पृष्ठ। काल्पनिक का मतलब है कि बैठे बैठे कल्पना कर सकते हो आराम से, जब कभी भी खाट पे या बेड पे लेटो सुबह सुबह और धूप तुम्हारे कहीं छिद्र से आ रही हो ना कमरे में, ठीक है ना जी, और ना रही हो तो छेद कर लियो, ठीक है। और जब उसमें धूप जब आ रही हो ना तो उसमें लेटे लेटे देखना आराम से, उसमें ना धुंध के कण तुम्हें ऊपर नीचे गति करते हुए दिखाई देंगे। तो एक एरिया मानना अपने हिसाब से, कोई सा भी एक छोटा सा एरिया मानना, उस एरिया में तुम देखना कि कुछ कण एक साथ ऊपर जा रहे होंगे और कुछ कण एक साथ नीचे आ रहे होंगे। तो ऐसा एरिया, ऐसा एक सर्किल या ऐसा कोई समतल सर्किल या कुछ भी किसी आकार का जिस पर कण जो है वो एक साथ ऊपर जाएं एक साथ नीचे जाएं, तो वो सारा का सारा एरिया तरंगाग्र कहलाता है। जहां प्रकाश स्रोत होता है वहां से भी जितने भी कण एक साथ ऊपर जाएंगे एक साथ नीचे जाएंगे तो वो एक गोलीय पृष्ठ बनाएंगे। यही पृष्ठ जब थोड़ी दूर दूर चला जाएगा ना, थोड़ा सीधा हो जाएगा तो ये बेलनाकार बन जाता है। बेलनाकार जब और दूर जाता है ना तो इसके ये पृष्ठ और फैल जाते हैं और फैल जाते हैं तो ये समतल बन जाता है। तो एक ही तरंगाग्र होता है, कोई अलग अलग तरंगाग्र नहीं होते, बस जितनी दूर दूर चलते रहते हैं ये तरंगाग्र आपस में अपनी आकृति बदलते रहते हैं। तो तरंगाग्र एक काल्पनिक पृष्ठ होता है जिसे हम दिमाग में सिर्फ मान सकते हैं। हाँ जी क्या हो गया? बनाओ जल्दी चित्र, जल्दी फटाफट। और चित्र बना के पहले वाला हेडिंग डाल देंगे। अब अभी होगा, हो गया भाई। हेड देखो गोलीय तरंगाग्र दिखाइयो, बताइए। इतना सिराज ने बना लिया, बताओ और क्या बुरे दिन आएंगे? बुरा अच्छा बता रहे हैं, पूरी क्लास में बनाया है और ना बना ले कोई। अक्सर ऐसे लोग अक्सर ऐसे लोग ही कुछ कर जाते हैं जिन्हें लोग कहते हैं ये कुछ नहीं कर सकता। हम तो कर ही रहे हैं यार, गधों को इंसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ जी हमारे हाँ जी हेडिंग लिखेंगे गोलीय तरंगाग्र। किसमें लेंगे? जब किसी गोलीय तरंगाग्र में लिखने जब किसी प्रकाश स्रोत, अब जितनी जगह छोड़ दो लिख देना नाम बाद में। अभी ये क्या बदतमीजी हो रही है? अभी तुम्हारा बेलन जो है वो तो उस पेज पे है और तुम्हारा दूसरे पेज पे समतल तरंगाग्र बन गया और वो भी ऊपर जाकर अगले पेज पे। वो तो सारे गलत है। ये थोड़ी ना कि हमारे घर बल्ब जल रहा हो तो प्रकाश किरण पड़ोसी घर पहुंच रही होंगी, अब वो तो वहीं पहुंचेंगी।
मतलब एक इस पेज पर बना लिया, एक अगले पेज पर ऊपर जाके बना दिया। अबे कैसे पहुंच जाएंगे? एक साथ बनाने सारे चित्र। देखियो मैं थोड़ी सी और दिखा दूं। हमारे पास तो टाइम अगला साल है पूरा, कोई बात नहीं। लो आराम से लिखो। लो अब सब ने ऐसा कराया क्या? मैं और तीनों चित्र एक साथ बनाने, एक साथ हैं ये, अलग अलग नहीं कि ये इस पेज पे या इस पेज पे या अगले पेज पे। स्रोत, स्रोत बल्ब, बल्ब प्रकाश स्रोत, सोर्स कहते हैं इंग्लिश में। देखो भाई, जब किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश किरणें, प्रकाश तरंगें, जब किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश तरंगें उत्सर्जित होती हैं, उत्सर्जित प्रकाश स्रोत से प्रकाश तरंगें उत्सर्जित होती हैं, तो प्रकाश स्रोत को, जब किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश तरंगें उत्सर्जित होती हैं तो प्रकाश स्रोत को केंद्र मानकर, एक गोलीय पृष्ठ खींचते हैं। प्रकाश स्रोत को केंद्र मानकर एक गोलीय पृष्ठ खींचते हैं, जिस पर स्थित सभी कण कंपन की समान कला में होते हैं, जिस पर स्थित सभी कण कंपन की समान कला में होते हैं, जिस पर स्थित सभी कण कंपन की समान कला में होते हैं। इस पृष्ठ को गोलीय तरंगाग्र कहते हैं, जिस पर स्थित सभी कण कंपन की समान कला में होते हैं। इस पृष्ठ को गोलीय तरंगाग्र कहते हैं। प्रकाश स्रोत को केंद्र मानकर गोलीय पृष्ठ खींचते हैं, जिस पर स्थित सभी कण कंपन की समान कला में होते हैं। इस पृष्ठ को गोलीय तरंगाग्र कहते हैं। कह दिया? दूसरा लाइन डाल दो, बेलनाकार। काला बिल मत करो, तो लिख लो। इसमें लिखेंगे जब गोलीय तरंगाग्र की निधि कुछ दूरी पर, जब गोलीय तरंगाग्र की निधि कुछ दूरी पर, निधि का मतलब आकृति होता है, निधि बेलनाकार हो जाती है, कुछ दूरी पर बेलनाकार हो जाती है, तो यह है निधि कुछ दूरी पर बेलनाकार हो जाती है आकृति। निधि बेलनाकार हो जाती है तो यह बेलनाकार तरंगाग्र कहलाता है। डालेंगे समतल तरंगाग्र, समतल तरंगाग्र इसमें लेंगे समतल तरंगाग्र इसमें लेंगे जब समतल तरंगाग्र इसमें लिखो जब बेलनाकार तरंगाग्र बहुत अधिक दूरी तक विस्थापित हो जाता है,
बहुत अधिक दूरी पर दूरी तक बहुत अधिक दूरी तक विस्थापित हो जाता है, तो इसके पृष्ठ विस्थापित हो जाता है, तो इसके पृष्ठ लगभग समतल हो जाते हैं। तो इसके पृष्ठ लगभग समतल हो जाते हैं, जिसे समतल तरंगाग्र कहते हैं। लगभग समतल हो जाते हैं, तो इसके पृष्ठ लगभग समतल हो जाते हैं, जिसे समतल तरंगाग्र कहते हैं। ओके भाई, यह है इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट टॉपिक, हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। हाइगेंस का द्वितीयक इस सिद्धांत को 1650 में बना दिया था बेचारे ने, लेकिन 1823 में जाके इसे मान्यता मिली, तब जाके तुम लोग आज इसे पढ़ लो। अब लकड़ी कौन सी बनाने में? हाँ जी, चलो क्या? हाँ, अब तो निकल जाती है, फिर उसमें कहाँ कहाँ प्रकाशन हुआ। हाँ, गलत हो गया, तो फेल हो गया। आगे चल कर तो इनका सिद्धांत भी फेल हो गया। फिर प्लांक का सिद्धांत आया। अब जो टाइम चल रहा है प्लांक का चल रहा है, वो मैं बता रहा था, सुनी नहीं ना लोगों ने, हेरा काट दिया। हाँ जी।